नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के हमारे संपूर्ण हिंदी सीरीज में आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए आप सभी कैसे, उसके बाद हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारे सेशन में होने वाला है, हम रीतिकाल को पढ़ रहे थे जिसमें हमने रीतिबद्ध कवि देख लिए थे। हमने उसकी कुछ जिस तरीके से देखा था कि रीतिकाल का वर्गीकरण क्या है। रीतिबद्ध धारा हो गई हमारी, रीति सिद्ध हो गई और एक हो गई रीति मुक्त, जिसमें हमने देखा था कि कुछ कवि जो थे जो कि अपने आसपास की चीजों से बद करके उन्होंने रचनाएं की थी। जैसे हमारे केशव दास जी हो गए, चिंतामणि हो गए, ये जिनके राजपाट में रहते थे उन्होंने उनका ही थोड़ा बहुत गुणगान किया है। ठीक है, उनको ही जो उनकी प्रेमिकाएं थी, पत्नियां थी, उनको शिक्षा दी है। ठीक है, उनके लिए कविताएं या फिर रचना की है, ऐसा कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आज क्या करने वाले हैं, तो हम उसी का अगला जो हमारा वर्गीकरण है, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जितना इंपॉर्टेंट हमारी रीतिबद्ध काव्य धारा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब बिहारी आलम जैसे ऐसे कवि हुए जहां से आपके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे कुछ क्वेश्चंस, इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं तो नहीं मिलती है, कुछ रचनाएं मिलती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि भाई आज के हमारा जो सेशन है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो रीति सिद्ध सबसे पहले कि इसमें हमारे कवि जो हुए उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं, रीति सिद्ध एक ऐसे कवि होते हैं जो रीति काल में काव्य शास्त्र के नियमों और लक्षणों का पालन नहीं करते। रीति सिद्ध जो होते हैं वो नियमों और लक्षणों का पालन इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने अपनी मन मर्जी से स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करी है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की है। इन्होंने अपने समाज को लेकर के बात की है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि ये काव्य शास्त्र के नियमों को केवल मार्गदर्शक मानते हैं। क्या मानते हैं कि जो हमारे जितने भी काव्य शास्त्र के नियम है, ये सभी हमें मार्गदर्शित करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं और कुछ नहीं। अपनी कविताओं में इन्होंने अनोखे ढंग से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया है। अब सबसे पहली बात की मैम हमारे एग्जाम में क्या ये आएगा, तो ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, सिर्फ एक रूपरेखा बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि हमारा रीतिकाल आखिर है क्या, हमने ये सभी चीज़ों पे चर्चा की है। जब हमने बात की कि जब रीतिबद्ध जो कवि थे उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो राजा थे उनका थोड़ा बहुत तो गुणगान किया, उनके लिए रचनाएं लिखी थी। ठीक है, उनकी जो प्रेमिकाएं हुई, जो उनकी पत्नी हुई, उन पे आधारित उनकी रचनाएं थी। तो हमारा अगर मैं बात करती हूँ रीति सिद्ध या रीति मुक्त, तो इससे समझ आता है कि उन सभी चीज़ों से मुक्त हो करके जिन कवियों ने रचनाएं की वो हमारे रीति सिद्ध और रीति मुक्त में आते हैं। केशव दास, चिंतामणि, भूषण देव, ये सभी हमने कहाँ पढ़ा था, रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध या रीति मुक्त की बात करते हैं तो रीति सिद्ध में दो ऐसे हमारे कवि हुए। किसने? दो ऐसे महान कवि हुए हमारे, जो कि थे हमारे बिहारी और सेनापति। कौन थे? बिहारी और सेनापति। बिहारी और सेनापति से आपका अक्सर जो है रचनाएं पूछ ली जाती है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे रीति सिद्ध कवि कौन कौन है, तो उसमें आपके आ जाते हैं बिहारी हैं, बेनी है, कृष्ण कवि है, रसनिधि है, विक्रमादित्य है, वृंद है, सेनापति। आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कवि है जो कि हमारे रीतिबद्ध से है, रीति सिद्ध से है, रीति मुक्त से है। मानिए इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन से कवि रीति सिद्ध धारा के नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन इनमें से दे दिया जाएगा, एक दे दिया जाएगा आपसे किसका? भूषण का। तो अब भाई सबको पता है कि जो हमारे भूषण है ये हमारे रीति सिद्ध से तो है नहीं, रीतिबद्ध धारा के है ये हमारे कवि। तो आपसे इस तरीके के आपसे रीतिकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? इस तरीके से पूछे जाते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि आपके रीतिकाल में कौन से कवि आते हैं, आपके रीतिबद्ध में कौन से कवि आते हैं, आपके रीति सिद्ध में कौन से कवि आते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि रीतिकाल में कौन से कवि हैं, रीतिबद्ध में कौन से कवि हैं,
रीति मुक्त में कौन से कवि हैं। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। अगर हम बात करते हैं सेनापति की, किसकी बात करते हैं, सेनापति। तो सेनापति की जो रचना हुई सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 ही रचना है इनकी जो कि आपको रीति काल में मिलती है। वो है आपकी कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अब कवित्र रत्नाकर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 2 ही रचना है जो कि आपकी, देखो आप जब रीतिबद्ध पढ़ते हो तो वहाँ काफी सारी चीजें आपको मिलती है, पर जब हम सेनापति यानी कि जब सेनापति को पढ़ते हैं, रीति सिद्ध और रीति मुक्त पढ़ते हैं, तो वहां भी बहुत ढेरों रचनाएं नहीं है, पर जो रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। काव्य कल्पद्रुम बहुत पूछा जाता है, सेनापति की है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगर हम बात करते हैं बिहारी की, तो बिहारी की एक है, वो है बिहारी सतसई। क्या है, बिहारी सतसई। या बिहारी हमारे जो है वो रीति सिद्ध के बहुत मुख्य, ऐसे कह सकते हैं कि मुख्य कवि हैं। ठीक है, तो इनसे पूछा जा सकता है बिहारी सतसई किसकी है, तो आप बताएंगे किसकी है, तो बिहारी लाल की है, याद रखेंगे आप ये चीज। अगर हम बात करते हैं रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि कौन से हुए, इसमें हमारे कौन कौन से कवि आए जिन्होंने समाज पे बात की, समाज के लिए बात की है, ना कि इन्होंने अपने जो राजा वाजा हुए उनकी बात की। ठीक है, जिसके आश्रम में वो थे। तो इनकी रचनाओं में प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति लौकिक रूप में महत्व दिया गया है। इनकी जो आपको रचनाएं मिलती हैं उसमें आपको दिखेगा प्रेम और श्रृंगार दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, प्रेम और श्रृंगार। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं, अगर हम इम्पोर्टेंट रचना की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है माधवानल कामकंदला। क्या है, माधवानल कामकंदला। सुदामा चरित, क्या है, सुदामा चरित हो गया आपका, या फिर आपके आलम केली हो गया। ये 3 ऐसी रचनाएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये आलम की है। किसकी है, ये आलम की रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। घनानन जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके रीति मुक्त धारा से। आपसे पूछा जाता है कि आलम कौन सी धारा के कवि है रीति काल के, या फिर हमारे घनानंद जी कौन से के हैं, तो आपको पता होना चाहिए रीति मुक्त कवि हैं। कौन है, रीति मुक्त। और इनकी रचना में प्रेम की पीड़ा और व्यथा से भरी हुई है। इनकी रचना घनानंद की। सुजान इनकी प्रेमिका थी। कौन थी, सुजान इनकी प्रेमिका थी। अगर आप रचनाएं देखो तो इन्होंने सुजान के लेकर के बहुत सी रचनाएं की हैं इन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनकी प्रेम की पीड़ा और व्यथा से भरी हुई इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि वियोग वेली, प्रेम पत्रिका, इश्क लता। ठीक है, ये इनकी क्या है, रचनाएं। ऐसा माना जाता है कि जो घनानंद जिनसे वो प्रेम करते थे, सुजान, वो क्या थी, वहाँ जो राजा थे वहाँ पे नर्तकी थी वो, है ना। तो घनानंद जी को ऐसा कहा जाता है कि उन्हें वहाँ से दरबार से निकाल दिया गया था। तो वो कहते हैं सुजान को भी वो साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं जाती, है ना। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं बोधा की, तो बोधा की रचनाएं भी प्रेम और श्रृंगार के विषय पर ही हैं। यहाँ आप अगर देखेंगे तो प्रेम और श्रृंगार पर ही आपको रचनाएं मिलेंगी। और इनकी इश्कनामा है। क्या है, इश्कनामा है। कौन सी है, इश्कनामा। इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सिर्फ एक ही रचना लिखा है मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, ये जरूरी थी, आपको पता होना चाहिए इस रचना के बारे में कि ये किसकी है। तो आप बोलेंगे ये बोधा की है, इश्कनामा। क्या है, बोधा की इश्कनामा है। अगर मैं बात करूं ठाकुर की, तो ठाकुर की क्या है, इनकी है कोई से ऐसा, ठाकुर जी की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, ऐसा कोई बहुत सी रचनाएं हैं, पर ऐसा कह सकते हो कि कुछ ज्यादा खास नहीं है जो कि आपके एग्जाम के उससे अगर मैं देखूं तो इम्पोर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो इनकी अगर आप रचनाएं नहीं भी याद करते तो भी चलेगा। सेम है द्विजदेव। आपको ये याद रखना है कि ठाकुर और द्विजदेव जो है वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। हमारे रीति काल के अंदर 3 धाराएं आती हैं। आपको इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपको यह है कि रचना आप याद रखिए और कौन से कवि किस धारा में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा कि इश्कनामा जो आपकी रचना है किसकी है बताइए। तो भैया आपकी ये बोधा की है, किसकी है, बोधा की। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस रचना में क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं बचेंगे, कब लिखी गई, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बोधा कौन से धारा के कवि हैं, रीतिकाल में कहाँ, कौन से रीति मुक्त के हैं, रीति सिद्ध के हैं, या फिर रीतिबद्ध के। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए।
यहाँ हमारा रीतिकाल होता है समाप्त। कल से हम शुरू करेंगे हमारा आधुनिक काल। ठीक, अब आधुनिक काल से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें। फिर आप क्या आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे हमारा उपन्यास भी आ जाएगा, हम कहानियां भी पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो डेली पुलिस अड्डा 24/7 पे मैं हिंदी व्याकरण को थ्योरी और प्लस MCQ और PYQs करा रही हूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलना है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।